बढ़िया, वी हैव अंडरस्टूड। तो फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू से हम लोग देख चुके हैं कि बॉडी के ऊपर कितने टू फोर्स आ रहा है, कहाँ कब पर आ रहा है, किस किस डायरेक्शन में आ रहा है। अभी बाकी रह गया मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स पता करने की प्रक्रिया। ठीक है, ये प्रक्रिया दो तरीके से चलेगा। पहला एक आसान तरीका देते हैं, फिर दूसरे वाला तरीका भी जानना जरूरी है, इसलिए उसको भी बताएंगे। पहला तरीका का अपना लिमिटेशंस भी है इसलिए, और दूसरा वाला तरीका जानना भी जरूरी है। We'll see to that। आज चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करेगा, उसी से हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालने में आसान होगा। पहला हुआ अगर किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है, क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है? नहीं, वो तो एक्सीलरेट कर जाएगा। फोर्स बाय मास विल बी एक्सीलरेशन। तो पहला हुआ ए सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन नॉट कीप इट इन इक्विलिब्रियम, कैन नॉट कीप इट इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आपकी काम है सोचना और बताना। कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दोनों फोर्स में क्या रिलेशन होना जरूरी है? कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, दो फोर्स आ रहे हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में, दोनों फोर्स मिलकर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। क्या कंडीशन होना चाहिए दोनों फोर्स के बीच में? दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन वो काफी नहीं है। मान लो कि यहाँ पर एक डंडा है, अब ये डंडे के ऊपर में दो फोर्स दिया, एक 10 न्यूटन का, दूसरा भी 10 न्यूटन का। क्या ये बॉडी अभी रेस्ट में रहेगा? नहीं। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। ये देखना ये है कि दे मस्ट बी एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। अगर एक ही लाइन में एक्ट कर रहे होंगे तो हो सकता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो चलो इसको भी लिखते हैं। ये जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं ये आपको मदद करेगा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स करने में, लेकिन बुक में आपको ये स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगे। इफ two forces acting on a body, two forces acting on a body keep it in equilibrium, keep it in equilibrium। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम एक वर्ड है, इन इक्विलिब्रियम उसका अपोजिट है। सो पास पास मत लिख देना, मतलब बदल जाता है। If two forces acting on a body keep it in equilibrium, then the forces must be equal and opposite, equal and opposite, and must be acting along same line of action। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बराबर होना चाहिए। दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। क्या ये बात सबको महसूस हो रहा है? समझनी बात अलग है, रियलाइज करना बात अलग है। समझ में आ रहा है? yes। दो फोर्स आएंगे सेम लाइन में आएंगे तब भी जाके इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो कोई बॉडी को रेस्ट में रख सकते हैं। सपोज किसी बॉडी के ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं तो क्या कंडीशन होना चाहिए? पॉइंट नंबर 3, if three forces acting on a body keep it in equilibrium, then their lines of action must be parallel or concurrent,
देखो भाई, ये तुम्हारा बुक से हटके मैं थोड़ा सा चीज बताया, क्योंकि यही चीज जानने से काफी न्यूमेरिकल ओरली बन जाते हैं, बुक में नहीं है ये स्टेटमेंट। और किसी बॉडी के ऊपर 3 फोर्स आ रहे हैं, तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि हम कहेंगे कि ये कोई एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, और इसका मैग्नीट्यूड तो आप जानते हो, लेंथ, एरो हेड देता है डायरेक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन इज द लाइन अलोंग व्हिच इट इज एक्टिंग, जिस लाइन में ये आ रहा है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। लाइन ऑफ एक्शन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इट इज जस्ट ए लाइन, मतलब दो ऑपोजिटली डायरेक्टेड फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो सकता है कि नहीं। अच्छा, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बोल रहा है अगर किसी बॉडी के ऊपर 3 फोर्स आ रहे हैं, तो तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन या तो पैरेलल होंगे या फिर कंकरेंट होंगे। कंकरेंट मतलब दे विल पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट। जैसे जैसे देखो तो क्या ये 2-3 फोर्स किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं? आपको लग रहा है? सपोज ये कोई एक बॉडी है, एक डंडा है, डंडे को कोई एक ऐसा फोर्स दे रहा है, कोई एक ऐसा फोर्स दे रहा है, कोई एक ऐसा फोर्स दे रहा है, क्या आपको देख के लग रहा है कि ये डंडा अभी इक्विलिब्रियम में है? क्यों नहीं है? नहीं रह सकता ये ऐसे, है ना। ये हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, लेकिन ये तो ढकेल के ले जाएगा, है कि नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? स्टेटमेंट कहता है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, वो तो सारे के सारे पैरेलल नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। सिंपल सा चीज है। अच्छा सोचो, मैं केस बदल देता हूँ। नाउ आई से दिस इज ए केस ऑफ ए डंडा, अनदर डंडा व्हिच इज बीइंग पुश्ड डाउन विद सम फोर्स हियर, सम फोर्स हियर। क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जहां पर कोई डंडा इक्विलिब्रियम में रहेगा? हाँ, रह सकता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो तो इनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है ना, इनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, लेकिन लॉजिक ये नहीं है कि इसलिए पैरेलल है, उसका कंडीशन कुछ दूसरा है, रीजन कुछ दूसरा है, ठीक है। मोमेंट बन जाता है, टॉर्क बन जाता है, घुमा देता है। अभी हम घूमने घुमाने वाले इफेक्ट को नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए मुझे घुमा फिरा के आपको बताना पड़ रहा है कि तीनों लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है। अच्छा, तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। मैं थोड़ा केस को और भी संजीदा बनाना चाहता हूँ। लेट मी गिव यू अनदर केस। अब मैं आपको और 2 ठो केस दिखाऊंगा और आपको देख के बताना कि इनमें से कौन कौन इक्विलिब्रियम में है। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक स्फीयर है और इसको किसी एक वाल के सहारे हमने झुला के रखे हैं, एक थ्रेड ऐसे लगा है। सोचो, दूसरा केस है। दूसरा केस क्या है कि ऐसा ही एक स्फीयर किसी दूसरे वाल के पास भी है और वहां पर भी एक थ्रेड लगा है। कैसे? थ्रेड इज समथिंग लाइक दिस। अब ये दोनों फिगर को देखो तो कौन सा केस में लग रहा है कि ये स्फीयर इक्विलिब्रियम में रह सकता? ए में कि बी में कि दोनों में? ए में रह सकता है क्या? नहीं। ऐसे रखोगे तो क्या हो जाएगा? फुर करके घूम जाएगा। घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? कोई घुमाने वाली इफेक्ट आ जाता है। इस केस में रह सकता है। क्यों रह सकता है? थोड़ा ध्यान से देखा जाए, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। ये जो टेंशन है इट इज एक्टिंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स है इट इज एक्टिंग लाइक दिस, और इसका जो वेट है इट इज एक्टिंग लाइक दिस। क्या तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक कॉमन पॉइंट से नहीं जा रहे हैं? यस। तो आप कहोगे दे आर कॉन्करेंट एट दिस पॉइंट। 3 फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहा है तो पक्का वो कॉन्करेंट होंगे, नहीं तो वो इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकता। 3 फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं तो पक्का तीनों फोर्स या तो कॉन्करेंट होंगे या फिर पैरेलल होंगे। और unfortunately it is not there in your syllabus and not written anywhere in any of the physics books available over the nation। कोई भी फिजिक्स बुक में ये अवेलेबल नहीं है। ये बड़े काम की चीज है, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं और इस फंडामेंटल को स्किप करके दूसरे तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं तो लोगों को बड़ा तकलीफ होता है ना। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको और एक केस देता हूँ। कंकरेंट पहला केस में, ये केस में कंकरेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 3 कंकरेंट फोर्सेस विल कीप ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम। डोंट टेक इट अदरवाइज।
If three forces acting on a body, keep it in equilibrium. अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है 3 फोर्स के चलते, तो वो तीनों फोर्स या तो पैरेलल होंगे, लाइन ऑफ एक्शन विल बी पैरेलल और कॉन्करेंट। मतलब ये नहीं कि एनी 3 पैरेलल फोर्सेस विल कीप ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम। मैं यहाँ पर फोर्स लगा दूंगा 10 न्यूटन, यहाँ पर 10 न्यूटन, यहाँ पर 100 न्यूटन, रहेगा क्या? ढकेल के ले जाएगा। पैरेलल होना काफी नहीं है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में है तो उनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होंगे या फिर कॉन्करेंट होंगे। समझ में आया क्या? अच्छा, बस आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। सपोज मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या हुआ है कि कोई एक ब्लॉक को ऐसे रख दिया गया है। आपको सबको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना तो आता है बढ़िया से, ऑल ऑफ यू नो इट। तो ऐसा कोई एक ब्लॉक को किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है, कैसे? बांध लिया गया है। सपोज हम कहेंगे ये ब्लॉक को यहां से ऐसा करके बांध दिया गया है, ठीक है। दूसरे केस में आई वांट टू ड्रॉ द सेम फिगर अगेन, क्योंकि अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे फिर? यार जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ने के लिए, जो आपको सीखने के लिए मिलेगा वही तो इम्पोर्टेंट है। जो हर जगह नहीं मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, और यही चीज आपको क्वेश्चन ओरल सॉल्व करने में मदद करेंगी। दूसरे केस में क्या है, यही वो ब्लॉक है, उसको भी इक्विलिब्रियम में रखा गया है, लेकिन बात में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो आपका थ्रेड था वो थ्रेड को थोड़ा दूसरी जगह बंधा गया है। मान लो कि ये है सपोर्ट, और ये थ्रेड को अभी हम क्या किए, इसको यहां से बांध दिए। अब ये दोनों केस में बांध के रखे तो ब्लॉक तो रहेगा ही, जाएगा कहां? बांध दिए। फ्री बॉडी डायग्राम, चलिए फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। पहला केस में फ्री बॉडी डायग्राम में पता चला कि जो वेट है दैट वेट विल बी एक्टिंग हियर। अच्छा, थ्रेड भी तो खींच रहा होगा, थ्रेड इज पुलिंग लाइक दिस। बाकी रह गया नॉर्मल रिएक्शन। कैसा होता है? नॉर्मल टू द प्लेन। ये प्लेन ब्लॉक को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है, क्योंकि प्लेन निकाल देंगे तो गिर जाएगा। पुश कर रहा है तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को दिखाना है तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विद एप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मुश्किल तो ये है कि इसके जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा प्लेन का, वो कहां पे रहेगा? सोचने वाली चीज है। जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, कौन सा पॉइंट में होगा, ये सोचना। अक्सर लोग ऐसे कर देते हैं और काम निकल जाता है। हाँ हो गया, लेकिन कैसे पता चला कि यहाँ पे आएगा? यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? किसी एक पॉइंट में आएगा ना। आर यू गेटिंग? तो सोचो, अगर ये तीन ही फोर्स है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो पक्का ये तीनों फोर्स कॉन्करेंट होंगे या फिर पैरेलल होंगे? पैरेलल तो दिख नहीं रहे, कॉन्करेंट होंगे। इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहा है और इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक जगह कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो तीसरे वाले का लाइन ऑफ एक्शन इधर से जाना जरूरी है, तो यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? छोटी सी चीज था, नहीं बताने से भी चल जाता, लेकिन सोचे छोटा सा चीज छोटी सी समय क्यों ना यूज कर ले। तो इस केस में आपको सोचना है और बताना है कि ये अगर मिड पॉइंट है, बेस का मिड पॉइंट है, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा मिड पॉइंट से नीचे होगा कि मिड पॉइंट से ऊपर होगा? कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। नॉर्मल रिएक्शन वो कहां पे होगा? मिड पॉइंट से नीचे या मिड पॉइंट से ऊपर? ऐसे वर्मा जी ने क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द प्लेन? लोग बोल देते हैं तो सेंटर से जाता है जीरो। नहीं, इट विल नॉट बी जीरो, विल सम वैल्यू, बट देन वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी मुझे जानना है कि मोमेंट, जो आपका मोमेंट बोल रहा हूं, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहां पे होगा? हमें पता करना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ, सॉरी उल्टा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा या फिर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा? कहां पे होना जरूरी है? या फिर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा? किधर होगा? कौन से पॉइंट? कैसे सोचे? सोचने का तरीका है, पहले आप वेट को तो ड्रॉ करो। ड्रॉ दी वेट, ये हो गया वेट जो कि सेंटर में आ रहा है ना? वेट आ रहा है सेंटर में, ये हो गया वेट ऑफ द बॉडी। और ये थ्रेड भी तो पुल कर रहा होगा। थ्रेड कैसे पुल कर रहा होगा? थ्रेड मस्ट बी पुलिंग लाइक दिस, नहीं
दोनों का लाइन ऑफ एक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास करना जरूरी है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा देखें तो कैसे दिख रहा है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसा है, किसका, वेट का, और टेंशन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसा है। दे कट ईच अदर, कहां पे, एट दिस पॉइंट, नहीं एट दिस पॉइंट कट कर रहे हैं। क्या मिड पॉइंट पे है, नहीं मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। तो इसका मतलब आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहां पे होगा, दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस बट इट विल हैव इट्स लाइन ऑफ एक्शन अलोंग दिस लाइन, ऐसे इस लाइन पे होते हुए होगा। मतलब योर नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. नहीं आया तो भूल जाओ, जिनको नहीं समझ में आया उनके काम का नहीं है, जिनका काम का है उनको पता चलेगा बाद में क्या इंपोर्टेंस है। कोई बड़े न्यूमेरिकल को आप कैलकुलेट करके कर रहे होगे, कोई दूसरा देख के बोल रहा होगा हाँ ये होगा फटाक, समझ में आ रहा? चलिए, मेरे हिसाब से तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर +2 राइट नाउ दे शुड नॉट थिंक फॉर ओनली जेईई और मेडिकल और एनीथिंग, ट्राई टू ग्रास्प नॉलेज। बाद में आपकी काबिलियत और आपकी एनर्जी के हिसाब से आप चूज कर लेना। पहले मेहनत तो करो। कोई नौकरी करने जाएगा, पूछोगे क्यों नौकरी कर रहा है, नहीं कार खरीदना है। अरे नहीं, पहले तुम नौकरी करो, पैसा कमाओ, कितना मिला उसके हिसाब से कार खरीदोगे कि बाइक खरीदोगे देखोगे। पहले तो करो तो ढंग से। शुरू किया नौकरी, क्यों करना है, कार खरीदना है, श्रीदेवी से शादी करना। अभी क्या बात है, पहले तो पैसा कमा लो फिर बाद में देखना है कि नहीं। तो अभी तुम लोगों को ज्ञान कमाना है, अगले साल मिड पॉइंट तक और बिगिनिंग तक आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मेडिकल की तैयारी करना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहिए या फिर किसी तीसरी चीज की तैयारी करना चाहिए, डिपेंडिंग अपन आप कितना कमाए हो। कमाना शुरू किया, सपना देखना शुरू किया तो गड़बड़ हो जाता है ना। एनीवे, तो ये चीज मैं सबको समझा पाया। क्या था ये चीज, इफ 3 forces acting on a body keep it in equilibrium, already the body is in equilibrium under the influence of 3 forces, then all those 3 forces will have their line of actions either parallel or concurrent. Concurrent means their line of actions will pass through a common point. समझ में आया क्या? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर 3 फोर्स किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर 3 forces keeping a body in equilibrium, the forces satisfy Lami's theorem. थोड़ा सा 3 concurrent forces, थोड़ा सा स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन चाहिए। 3 concurrent forces, 3 concurrent forces, 3 concurrent forces keeping a body in equilibrium। अगर 3 concurrent force, concurrent 3 concurrent forces keeping a body in equilibrium, the forces satisfy Lami's theorem। ये क्या है थ्योरम? कहता है कि अगर कोई बॉडी है उसको अगर मान लो 3 तो फोर्स खींच रहे हैं, कोई इधर को खींचा, कोई इधर को खींच रहा है, तीसरा किधर को खींचना चाहिए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। आपको लग रहा है नीचे की तरफ, प्रैक्टिकली भी सोचोगे तो तीसरा फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट को कैंसिल करना चाहिए और इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा तो तीसरा फोर्स उसकी अपोजिट में होगा, होगा कि नहीं होगा। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। सपोज हम कहेंगे ये 3 फोर्स है, F1, F2, F3 किसी बॉडी को खींच रहे हैं और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। साथ साथ हमें क्या दिया है कि ये एंगल दिया है अल्फा और ये एंगल दिया है बीटा और ये एंगल दिया है गामा, एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये 3 फोर्स इस बॉडी को खींच रहे हैं और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दे विल सैटिस्फाई लैमिस थ्योरम। क्या है लैमिस थ्योरम? बोला कि दैट इज इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, अगर ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है देन
F1 का मैग्नीट्यूड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। F1 की ऑपोजिट में क्या है, ये एंगल है, साइन अल्फा। F2 बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। F2 के ऑपोजिट में क्या है, साइन बीटा, दैट इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। एंड द कन्वर्स इज ट्रू। कन्वर्स इज ट्रू मतलब अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये सेटिस्फाई करेगा, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये होने से होता, होना चाहिए होता। समझ में आ रहा है? कन्वर्स इज ट्रू मतलब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये लेबनिज थ्योरम है। थ्योरम मतलब उसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ जरूरत नहीं है बोल के नहीं बता रहा हूँ। जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा एट द एंड ऑफ द क्लास मैं बताऊंगा प्रूफ। साथ प्रूफ करिए। अब कम से कम 5 लोग बोलेंगे तो मुझे 3 मिनट लगेगा प्रूफ करने के लिए, मैं प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, एंड ऑफ द क्लास। प्रूफ आपको चाहिए नहीं, लेबनिज थ्योरम खाली याद रखो, ऐसा होता है। ठीक है, कन्वर्स इज ट्रू का मतलब समझ में आया ना? यस, कन्वर्स इज ट्रू मतलब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दे विल दिस फोर्सेस विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, और अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या बात समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम शुरू हो गया पॉइंट नंबर 5 पे। क्या था? इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या करते हैं उसमें? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, देखना है कि इसके ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं, कहां कहां पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड छोड़ के हम बाकी सारा पता कर लिए थे, मैग्नीट्यूड ही पता नहीं था। अब मैग्नीट्यूड पता करने की नौबत आ गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ वी डू, कोई एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके शुरू करते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। सपोज हियर इज ए स्फीयर एंड सपोज दिस स्फीयर इज सपोर्टेड बाय ए वर्टिकल वॉल एंड एन इंक्लाइन प्लेन। कोई इंक्लाइन प्लेन भी है उसको सपोर्ट करने के लिए। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल लेता हूं क्योंकि आसानी से समझ में आ जाता है। सपोज दिस इज व्हाट इज एन इंक्लाइन प्लेन, और दिया गया जो इंक्लिनेशन है प्लेन का, दैट इंक्लिनेशन इज मेकिंग सम एंगल से 60 डिग्री, ऐसा करके दिया गया है। और स्फीयर का मास दे दिया है कितना, 5 kg। तो ये स्फीयर अभी इक्विलिब्रियम में है, ये वॉल को टच कर रहा है पॉइंट ए में और इंक्लाइन प्लेन को टच कर रहा है पॉइंट बी में। पूछा गया बताओ द फोर्सेस एक्टिंग एट ए एंड बी। ठीक है ना, ए पे कुछ फोर्स आ रहा होगा, वॉल पुश कर रहा है। पुश कर रहा है कैसे पता चला? वॉल को निकालो, गिर जाता है? नहीं गिर रहा है, मतलब पुश कर रहा है। ये प्लेन भी तो पुश कर रहा है। किधर को पुश कर रहा है, किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, कौन से पॉइंट में पुश कर रहा है, वो मालूम है। इसी पॉइंट में पुश कर रहा होगा, नॉर्मल करके पुश कर रहा होगा। कितनी जोर से पुश कर रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? फाइंड, ये पॉइंट नहीं है, ये थ्योरी। क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट ए एंड बी। फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट ए एंड बी। ध्यान से देखने वालों को एक एग्जाम्पल काफी है, बाकी को 2-3 एग्जाम्पल करने से भी समझ में नहीं आएगा जो ध्यान से नहीं देख रहे हैं। करना क्या है, मुझे ए और बी में आता हुआ रिएक्शन फोर्स दिखाना है। तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर चलो करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग? विल गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। किसका? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर। और लिखोगे यहाँ पे, जब भी ऐसे करोगे तो पक्का लिखोगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्टेप 1 में हम फ्री बॉडी डायग्राम करें, ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये जनरल डिसिप्लिन होता है। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? 3 फोर्सेस। एक तो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैन यू हेल्प मी, व्हाट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? यू से द वेट। कितना है? 5 kg का मास है, वेट कितना होगा? 5 into g। mg होता है ना, 5 into g, g को 10 ले लो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 50 न्यूटन। सॉरी, इट इज कमिंग आउट टू बी 50 न्यूटन।
और क्या, ये जो ए में जो पॉइंट था, ये पॉइंट में तो ये उसको पुश कर रहा है। यस, कुछ रिएक्शन फोर्स है, कितना मालूम नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। कॉल दिस फोर्स एज आर ए, मतलब रिएक्शन फोर्स एट ए। और क्या है, और एक फोर्स है बी पे, वो फोर्स कैसा है, वो भी तो कुछ ऐसे टेढ़ा होगा, है ना, ये भी फोर्स है बी, और यू कॉल दिस फोर्स एज रिएक्शन फोर्स एट बी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सबर करिए, बढ़िया से लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, पहला क्वेश्चन है भैया, मिस मत कर जाना, इतना तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हो गया। नाउ वी ऑब्जर्व देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। कितने फोर्स आ रहे हैं, 3 फोर्स, और ये 3 फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, तो पक्का ये कंकरेंट तो होंगे। ये कंकरेंट होंगे, ऐसे इधर से जा रहा है, ये भी इधर से जा रहा है, नॉर्मल टू दी सरफेस विल पास टू द सेंटर, यस दे आर मीटिंग एट द सेंटर, दिस इज द कंकरेंट फोर्सेस। हाँ, ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए तीनों कंकरेंट दिख रहे हैं। यहाँ तक का सबको आ गया, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा मुझे यहाँ पे इसका डायरेक्शन बताना जरूरी था। यहाँ पे ये डायरेक्शन कितना होगा, कितना टेढ़ा है ये फोर्स, यहाँ पर व्हाट एंगल इट इज मेकिंग, ये 60 है, कितना एंगल कर रहा है 30 डिग्री। यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आए, लेकिन सब मुंह खोल के क्यों नहीं बोल रहे, बोलोगे तो इन्वॉल्व हो जाओगे। ठीक है, इतना सारा चीज करने के बाद अच्छा बताओ, कोई बॉडी है, कोई फोर्स है, किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आ रहा है, मान लो मैं यहाँ पे कोई फोर्स लगाऊंगा, जो इफेक्ट होगा इस फोर्स को along द सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन में ही मैं अगर इस फोर्स को यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दूंगा, क्या सेम इफेक्ट नहीं होगा? यहाँ पे लगाओ जो इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ पे लगाने की बजाय यहाँ पे लगाओ, सेम इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? So when a force is shifted along its line of action, it doesn't affect, there is no change in the effect of the force. Line of action में change करो तो anyway, ठीक है, ठीक है। तो ये सब समझने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्टेप 2, जिसको मैं कहता हूँ पॉइंट डायग्राम, अपनी नाम से बुक में नहीं लिखा है, पॉइंट डायग्राम मेरा नामकरण है। ये स्टेप 1 था, आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। और ये स्टेप 2 की बात चल रहा है। स्टेप 2 में क्या हुआ है, पॉइंट डायग्राम करता हूँ। पॉइंट डायग्राम मतलब मैं इस बॉडी को, अगर ये कॉन्करेंट फोर्सेस की बात आया, कौन सा केस आया है, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फॉर दिस केस ओनली, 3 की जगह 4 हो जाएगा, पैरेलल फोर्स हो जाएगा, तो ये जो मेथड बता रहा हूँ गायब। बट लकीली या अनलकीली जो भी कहो, 95% केसेस में, 95% केसेस में आपकी मैकेनिक्स में 3 फोर्स कॉन्करेंट फोर्स ही आएगा, इसलिए ये मेथड में बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? सारा केस में क्या आएगा, 3 ही फोर्स आ रहे होंगे, किधर किधर से आएंगे कोई मतलब नहीं है, 3 फोर्स आएंगे और कॉन्करेंट आएंगे 95% केसेस में, और 5% में 3 या 4 फोर्स आएंगे और वो पैरेलल होके आएंगे। समझ में आया क्या? अच्छा, तो पॉइंट डायग्राम, जब मैं पॉइंट डायग्राम की बात कर रहा हूँ, पॉइंट डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट मी शो यू हियर। तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रीबॉडी डायग्राम, तो ऊपर लिखूंगा पॉइंट डायग्राम, सुंदर दिखेगा। ये हो गया पॉइंट डायग्राम, ये स्टेप 1 हो गया था और ये स्टेप 2 हो गया। पॉइंट डायग्राम में हम क्या करते हैं, वी फॉरगेट द बॉडी, यू से 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये पॉइंट में सारा बॉडी को एक सिंगल पॉइंट में ले आओ। कौन सा पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, जहां पर सारा फोर्स मिल रहे थे। क्या क्या फोर्स आ रहा था, आर ए आ रहा था, आप कहोगे बॉडी का साइज को भूल जाओ, यहाँ पर आर ए फोर्स ऐसे खींच रहा है, नहीं, योर आर ए फोर्स इज पुलिंग समथिंग लाइक दिस, ये आर ए है, और ये आर बी ऐसा है तो आप कहोगे ये आर बी फोर्स है, और एक वेट है वो ऐसा है। हाँ, तो दीज आर द 3 फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट 0 है, इसका नाम आर ए, इसका नाम आर बी, इसका नाम डब्ल्यू है, जो कि 50 न्यूटन वाला है। क्या ये समझ में आया? जो फोर्स जैसे था वही दिखाया, कुछ चेंज नहीं किया। समझ में आया? अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तो है, कैसे पता चला, फंस गया है, कहाँ जाएगा, वॉल और इंक्लाइन प्लेन के बीच में फंसा हुआ है। इक्विलिब्रियम में है, 3 फोर्स है, कंकरेंट फोर्स है, तभी ये मेथड चलेगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, फिसल रहा है, गिर रहा है, उड़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें नहीं होने वाला। हम लोग तो इक्विलिब्रियम एनालिसिस कर रहे हैं। क्या मेरी मदद आप लोग कर सकते हो कि व्हाट इज दिस एंगल हियर? सोच के बताओ, तो सोच के बताओ ये एंगल कितना है।
ये एंगल कितना है, ये ऐसा था, मतलब ये जो फोर्स है आर बी वो यहाँ पे 30 डिग्री करता था, है कि नहीं, ये 30 डिग्री करता था, तो बाकी कितना हो गया 150 डिग्री। यस सर। क्या बात समझ में आया? यस सर। क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली वो एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। अच्छा, इसका क्या डायरेक्शन दिखाना, तो सीधा सीधा है। और ये एंगल कितना है, क्या कोई बता सकता है? फिर से, ये एंगल कितना था 30 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 120 डिग्री। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। और जो तीसरी एंगल है, तीसरी एंगल तो दिख रहा है वो 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। Now you see three forces are acting on the body and the body is kept in equilibrium. Three forces are concurrent forces. Three forces are keeping the body in equilibrium. Go back to the statement given. For three concurrent forces keeping a body in equilibrium, the forces satisfy Lami's theorem. They will satisfy this condition. F1 by sine of angle between F2 and F3. Yes sir. F2 by sine of angle between F1 and F3. Yes sir. F3 by sine of angle between F2 and F1. क्या हम बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा? बाय लैमिस थ्योरम क्या लिखेंगे? लिखने का तरीका, एट इक्विलिब्रियम बाय लैमिस थ्योरम। लैमी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जान लो थोड़ा सा। लैमिस थ्योरम तो क्या कहोगे आप, क्या कहोगे? हम कहेंगे आर ए बाई समथिंग इज इक्वल टू आर बी बाई समथिंग इज इक्वल टू 50 न्यूटन बाई समथिंग, लिख सकते हैं ना? कैन यू नॉट राइट लाइक दिस? अब वो समथिंग वाला चीज को आप लोग बताओगे, आर ए बाई साइन, आर ए है ये, क्या लेंगे साइन कितना 120, साइन 120, देख लो यही पकड़ में आना जरूरी है। आर बी बाई साइन कितना लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 50 बाई साइन 150। और जिनको मालूम होगा उनको मालूम होगा, दूसरे पेज में ले लेते हैं। अब मुझे यहां तक पहुंचा दिया लैमिस थ्योरम, निकालना था आर ए एंड आर बी। चलो 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 अगले पेज में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ओके। अब शायद आपको मालूम होगा, अगर नहीं है तो बगल में लिख दो, वी नो दैट, किसी को पता नहीं चलेगा कि मालूम नहीं है। इट इज √3/2 और साइन 150 इज 1/2, ठीक है। तो आर ए बाई √3/2 इज इक्वल टू आर बी बाई साइन 90 होता है 1 इज इक्वल टू 50 बाई 1/2। क्या हम यहां से आर ए आर बी निकाल सकते हैं? यस, क्या कहेंगे? आर ए इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो, ये कितना हो गया 2 पर गया तो कितना हो गया 100 इंटू √3/2, 100 √3/2 इज 50 √3 न्यूटन। आर बी इसको इसके साथ इक्वेट करो, सीधा ये 1 है ये 100, आर बी इज 100 न्यूटन, मिल गया। Number of forces acting on the body, point of application of every force, direction of every force and magnitude of every force, सब कुछ पता चल गया। वही तो मकसद था हमारा इक्विलिब्रियम एनालिसिस का। कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जितने फोर्स आ रहे हैं वो सारा फोर्सेस के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल करना इस टॉपिक का मकसद था, जो हम कर लिए। आर बी भी पता चल गया, आर ए भी पता चल गया, वेट तो ऐसे ही मालूम था। क्या सबको समझ में आया? यस सर। कोई भी दूसरा क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं अब एक दूसरा क्वेश्चन फिर से करूंगा फॉर योर सेटिस्फेक्शन। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोजिंग यहां पर कोई एक क्या दिया है, फाइंड रिएक्शन ऑफ
प्लेन एंड टेंशन इन थ्रेड, ऐसा दिया है। क्या क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन में दिया कि यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन था और चलो मानते हैं कि एंगल दिया था 30 डिग्री और दिया था कि यहाँ पे कोई एक स्फीयर ऐसे रखा गया था जिस स्फीयर का मास है कुछ मान लो कि 4 kg और रखेंगे तो फिसल जाएगा नीचे, तो इसको ऐसे बांध दिया गया था। तो थ्रेड में तो कुछ टेंशन होगा ही होगा और इंक्लाइंड प्लेन भी कुछ रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा। आपको निकालना है रिएक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एंड टेंशन इन द थ्रेड। चलिए पहले आप एक बार मेरे साथ करिए फिर खुद करेंगे। प्लीज होल्ड ऑन, ये फंडामेंटल है, गड़बड़ हो जाएगा तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज 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 मेरे साथ करिए। पहले बताइए मुझे स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस फिगर करना है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल और स्फीयर जो भी है। तो ठीक है, मैं बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम करता हूँ। ये है वो बॉल जिसको लाया, यहाँ पे रखा और अभी मैं दिखाने वाला हूँ सारा फोर्स। ठीक है, तो एक तो उसका वेट था जो हमें मालूम है कि वो कितना है, वेट कितना है, हाउ मच इज द वेट? वेट इज 40 न्यूटन। 4g, धरती माँ सबको खींचती है अपनी ममता से, क्या एक्सीलरेशन से? g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? अरे तो कितना हो गया ये? 40 न्यूटन, g का वैल्यू 10 है। अब ये थ्रेड इसको ऐसे खींच रहा होगा, नहीं? दैट इज व्हाट इज द टेंशन विथ व्हिच इट इज पुलिंग। टेंशन इन द थ्रेड पुल कर रहा है। और क्या है? ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो इसको पुश कर रहा होगा, कितने जोर से? इट मस्ट बी पुशिंग लाइक दिस। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ये रिएक्शन फोर्स है, चलो इसको आर कहते हैं। लेकिन हमारा फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ कमी रह गया है। अभी सारा फोर्सेस का डायरेक्शन वगैरह भी हमें दिखाना चाहिए। हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो दिखा दिए हैं, डायरेक्शन नहीं दिखाए हैं। चलिए डायरेक्शन भी दिखाते हैं। क्या कोई मेरा मदद करेगा बताने में कि ये जो आपका जो टेंशन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा होगा? 30 डिग्री। क्या कर रहा होगा? 30 डिग्री दिख रहा है क्योंकि इट इज पैरेलल टू द प्लेन। तो काफी लोग मेरे साथ नहीं बोल रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में ये टेंशन आ रहा है। और ये जो आर है, ये आर हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये भी समझ में आ रहा है। चलिए ये भी समझ में आ रहा है कि ये 60 डिग्री है। हो गया। आर दे रिप्रेजेंटिंग 3 concurrent forces? Yes, 3 concurrent force है। तो जैसे ही बात बना 3 concurrent force का, we'll go for point diagram, जिसमें बॉडी का नामो निशान नहीं रहता है। जो पॉइंट में सारे मिल रहे हैं उसी पॉइंट में सारा फोर्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए सारा फोर्सेस को दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, करने के लिए आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। यही ये चीज है जिसके चलते मैकेनिक्स बहुत टफ लगता है, क्योंकि आगे तो इसको पूरा फटाफट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दूसरा निकालना होगा। ये पार्ट फटाफट बन जाएगा तो लोगों को यही फंस जाते हैं, आगे की चीज खाक समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आता है। एनीवे, पॉइंट डायग्राम में वी टेक एवरीथिंग एट ए सिंगल पॉइंट। सर 20 न्यूटन एंड 20√3 न्यूटन। यस, देखा कैसा दिमाग रखा है लड़का, वेरी गुड। बट नो क्रेडिट, मैं बोला कि तुमको सुनने के लिए ध्यान से, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम मिस कर जाओगे, है ना? ठीक है, अब हमें पॉइंट डायग्राम में सारा फोर्स दिखाना है, तो भाई दिखाते हैं। एक फोर्स है आर और एक फोर्स है टी और एक फोर्स है 40 न्यूटन वाला। यस, है कोई पहलवान जो सोच के बताएगा व्हाट इज दिस एंगल? क्या एंगल है ये वाला? 150। अरे 120 कैसे होगा? ये 60 कर रहा है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ 60 और ये नीचे 90 हो गया 150 डिग्री। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? जोड़ना नहीं आता है या मुंह बंद है? दूसरा बताओ, टी और इसके बीच में क्या एंगल है? 120 डिग्री। बढ़िया है। और कोई बताएगा ये एंगल कितना होगा?
90. हाँ, it is along the plane, this is perpendicular to the plane, this is along the plane, this is perpendicular to the plane, तो 90 डिग्री, यस, बन गया। तो क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम बाय लैमिस थ्योरम। क्या बता सकते हो? मैं लिखना चाहता हूं r बाय साइन समथिंग इज इक्वल टू t बाय साइन समथिंग इज इक्वल टू 40 बाय साइन समथिंग। ये वैल्यूज बताना है। r बाय साइन कितना? r बाय साइन, r का अपोजिट में क्या है? 120। t बाय साइन कितना? 150 और 40 बाय साइन बन गई का। आगे की चीज तो आप लोग निकालना जानते हो। साइन 120 होता है √3/2, साइन 150 होता है 1/2, तो वहां से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। चलिए चलिए थोड़ा इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। ये कंप्लीट करके दूसरे में जाएंगे। कितने स्मार्ट लोग हैं हमारे साथ देखेंगे, अब उनको क्वेश्चन सीधे दिया जाएगा, देखते हैं कितने जल्दी लोग कर पाते हैं। पहले इसको खत्म करते हैं। चलिए अभी यहाँ पे हमें मिला कि अगर ये सारा चीज को मैं वैल्यूज डालता हूँ, साइन 150 साइन 120 ये सब का वैल्यूज में डाल देता हूँ, तो ये वैल्यूज ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे? ये कुछ ऐसे आएगा कि दिस इंप्लाइज r बाय √3/2 इज इक्वल टू t बाय 1/2 इज इक्वल टू 40। सॉल्व करो। t कितना आया? मल्टीप्लाई करो 20 न्यूटन। यस सर। एंड r का वैल्यू कितना आया? 10 न्यूटन। 40 मल्टीप्लाइड तो √3/2 तो हो गया 20 √3, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 20 √3 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। चलिए मैं अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि आप लोग खुद करने के लिए उतावले होने लगे हो। नहीं कर सकते हो। चलिए बहुत अच्छी बात है कि समझ में आ रहा है, इसलिए उतावले हो रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना पड़ता है और समझ के करना पड़ता है, ठीक है? यू मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फिर करना है। चलो लिखते हैं क्वेश्चन को। A boy is hanging from a horizontal bar. A boy is hanging from a horizontal bar by his two hands. Each hand makes an angle (30° with horizontal. If mass of boy is 50 kg, find force on each hand. हर एक हाथ में कितना फोर्स आ रहा होगा? पहले क्वेश्चन को समझना है और निकालना है, ठीक है? निकालना है कि क्या होगा फोर्स ऑन ईच हैंड। क्वेश्चन को समझो। कोई लड़का झूल रहा है, किसी एक हॉरिजॉन्टल बार से झूल रहा है, ठीक है? और ये पूछा है कि दोनों हाथों से झूल रहा है और दोनों हाथ हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री कर रहे हैं, और पूछा है कि हर एक हाथ में कितना फोर्स आ रहा है। बताओ। लड़का का मास दे दिया 50 kg। जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ क्लास में, मेरे को एक पुराने बहुत दिन पहले का एक स्टूडेंट का बात याद आ जाता है। वो लड़का को मैं कितना भी इधर बोला करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, वो नहीं कर पाया। उसको हैंग करने का मतलब फांसी लगाने वाली चीज उसको दिमाग में आ रहा था। ए बॉय इज हैंगिंग फ्रॉम ए बार, वो ऐसा बनाया था फिगर। ये है लड़का, ठीक है?
और रस्सी से फंसा के टांग दिया था, दोनों हाथ ऐसे, हैंड्स आर मेकिंग 30 डिग्री। और वो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाएगा? मैं हर क्लास इसी को बोलता क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आता है, वो ऐसे ही करके रखा था। फ्री बॉडी डायग्राम, हाथों का क्या एंगल, हाथ तो सारे ऐसे भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है। अरे पागल, उसको मालूम नहीं था, लड़का को हैंग कर दिया था ऐसे। क्या आपको भी ऐसे लग रहा है? नहीं। अभी क्या है कि कोई एक बार से, ये कोई एक बार है, ये कोई एक लड़का है जो झूल रहा है, ठीक है। एक हाथ ऐसा है, एक हाथ ऐसा है, लड़का का नाम कानून है, कानून के हाथ लंबे हैं, ठीक है। तो ये लड़का जो है ऐसे झूल रहा है। अब देखो ये बोल रहा है कि जो दोनों हाथ हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री कर रहे हैं, ये 30 डिग्री कर रहे हैं। हाँ देखा, ये लड़का ऐसे झूल रहा है, लड़का झूल रहा है और पूछा है बताओ ये हर एक हाथ क्या क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? लड़का बोल रहा था, लड़की दिखने लगा, चलेगा ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये लड़का झूल रहा है। लड़कियों को लगता होगा सर क्या लड़के ही झूलते हैं, हम लोग नहीं झूलते क्या? नहीं, तुम ही लोग भी झूलो, जो भी झूले, फिजिक्स मैकेनिक्स में फर्क नहीं पड़ता लड़का या लड़की। तो अब इसमें पता करना है दोनों हाथ में क्या फोर्स है। तो लेट अस गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम। अगर फ्री बॉडी डायग्राम जाएंगे लड़के का तो हम कहेंगे पहला हुआ, ये हुआ लड़का, पॉइंट डायग्राम कर दो। एक हाथ इधर को खींच रहा है, दूसरे हाथ इधर को खींच रहा है और उसका वेट नीचे खींच रहा है। ये तो बनी बनाई है 500 न्यूटन, क्योंकि 50 केजी का है। और अगर ये सब एंगल 30 डिग्री वगैरह है तो क्या आप बता सकते हो ये पूरा एंगल कितना है? 120। ये पूरा 120, बच गया वाला 120, क्योंकि तीनों मिलके 360 तो होंगे। यस सर। अच्छा बताओ, अगर इस हाथ पे फोर्स हुआ F तो ये हाथ में F होगा कि डिफरेंट होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सिमिट्री से पता चल रहा है सेम होगा। तो अगर हम F1 F2 दो ठो ले लेंगे, दोनों निकालेंगे, लेकिन हमें समझ में तो आ रहा है कि दोनों फोर्स बराबर होंगे। अच्छा यस यस यस, अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम के साथ साथ पॉइंट डायग्राम भी मिल गया है। स्कूल एग्जाम में फ्री बॉडी डायग्राम करने के बाद सीधे सीधे आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब अभी इसमें क्या है? बाय लैमिस थ्योरम। देखो ये सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का काफी तरीके हैं। आप ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हो, यस। बाय लैमिस थ्योरम आप कहोगे साइन F by sin 120 इज इक्वल टू 500 बाय साइन 120, मतलब F इज इक्वल टू 500 न्यूटन। हर एक हाथ में फोर्स आएगा 500 न्यूटन का। आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन सोचो कि थोड़ा दूसरे तरीके से अगर सोचेंगे, तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है। अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये भी F और उनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? वो भी F ही होता है। वो मैं लिखवाया था टेबल बना के, नहीं? If magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to K and the angle between them is 0, 60, 90, 120 वैल्यू दिया था ना? When the value was 120, angle was 120, resultant was also equal to K। अब F और F का रिजल्टेंट क्या होगा? 120 डिग्री है तो F ही होगा। F कैसे होगा? ऊपर की तरफ, तो ये दोनों मिलके ऊपर की तरफ F, ये 500 नीचे की तरफ और बॉडी रेस्ट में, तो F कितना हुआ? 500। सीधा पता चल गया। कभी कभार चीजों को ऐसे भी करना पड़ता है क्योंकि आगे चल के MCQ स्टाइल करना है। एनीवे, थोड़ा सा आप क्वेश्चन में मैं बदलाव लाता हूं क्योंकि आप बड़े जल्दी जल्दी करने लगे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये है कोई एक इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल दिया है 60 डिग्री और यहाँ पर रखे हैं कोई एक ब्लॉक को, जो ब्लॉक यहाँ से फिसलने वाला है। कहाँ पे रखें? यहाँ पे रखें। ये ब्लॉक फिसल जाएगा। नहीं फिसलने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको कोई फोर्स लगा के पुश करके रखे हैं। वी हैव अप्लाइड ए फोर्स टू कीप द बॉडी एट इक्विलिब्रियम। पुश करके रखेंगे, नहीं तो फिसल जाएगा। और इसका मास दिया है मान लो 10 kg। मास कितना दिया? 10 kg। मास दिया है 10 kg।
क्वेश्चन ये है कि धीरे से पुश करेंगे तो रहेगा नहीं, फिसल के आ जाएगा, जोर से पुश करेंगे तो चढ़ने लगेगा। कितने जोर से पुश करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ F फॉर इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ F फॉर इक्विलिब्रियम। चलिए कोशिश करते हैं। इन फिगर शोन फाइंड F फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक। ये ब्लॉक को पकड़ के रखने के लिए क्या फोर्स लगाने की जरूरत है। तरीका आपको मालूम है, मतलब हम ऐसा फोर्स लगाए कि अभी ये इक्विलिब्रियम में है। तो स्टार्ट विथ फ्री बॉडी डायग्राम, पॉइंट डायग्राम, मेक यूज ऑफ लैमिस थ्योरम एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F रिक्वायर्ड। नहीं? अच्छा, F भी निकालना है, F भी निकालना है। तो ठीक है, स्टार्ट विद द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम करना है तो हमें इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनका हो रहा है फटाफट करने लगो और डोंट वेट फॉर मी। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, जिनका नहीं हो रहा है मेरे को देख सकते हैं। अब ये हो गया इंक्लाइन प्लेन। ध्यान रहे, काफी लोग मैं देखा हूँ कॉपी में वो जब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं ना, ब्लॉक को ऐसे कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ब्लॉक जैसे था वैसे ही रहेगा, ब्लॉक का ओरिएंटेशन चेंज मत करना, नहीं तो फिर नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाएगा ना। हाँ, डोंट डू दैट। तो ब्लॉक टेढ़ा था ऐसे, तो इसके ऊपर ही रहा है, ठीक है, ब्लॉक ड्रॉ कर दिए। और इसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं तो उसको भी दिखा देते हैं। जिनका हो रहा है खुद से करो। यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है F, और ब्लॉक का अपना वेट है, वेट भी तो दिया हुआ है, 10 kg का है तो 100 न्यूटन का होगा। और देयर मस्ट बी ए पुशिंग रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। यस सर, 60 न्यूटन। 60 न्यूटन, सॉरी 100 by root 3 न्यूटन। 100 by root 3 गलत है। 60 200 and 400 by root 3। अरे यार, F का वैल्यू पूछ रहे हैं, दो का वैल्यू कैसे आएगा? F का कितना है, F का वैल्यू? सर 200 न्यूटन एक का है। एक का नहीं, मुझे F का चाहिए, फोर्स। फाइंड F। वही 200 न्यूटन। सर 25 root 3 न्यूटन। नो, 200 इज रॉन्ग, 200 इज रॉन्ग। सर 25 root 3 न्यूटन। 25 रूट 3 या नहीं, गलत हो गया है। 10 kg का 100 न्यूटन होता है भाई, 25 रूट 3 काफी कम है, गलत है, गलत है, गलत है। देखिए इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। हाँ, बाद में मैं आपको बता दूंगा, ऐसे देख के कैसे आंसर बोलोगे वो भी मैं बता दूंगा। विदाउट डूइंग एनीथिंग, नो फ्री बॉडी डायग्राम, नथिंग, टेल द आंसर, यू कैन टेल। तब तक पहले तो देखो देखो, बचपन में आप लोग टेबल्स याद करते थे, अभी तकनीक समझ गए कैसे करना है। नहीं, अभी अगर कोई कहता है आपको मल्टीप्लाई 23 into 11, क्या आप मल्टीप्लाई करते हो? यू मेक इट 2 3, दोनों को मिलाओ 5, सीधे सीधे करते हो, नहीं टेक्निक सीख जाते हो धीरे धीरे। तो लेकिन शुरुआत तो टेबल रखने से होता है, ये बिगिनिंग ऑफ मैकेनिक्स। 50 root 3 न्यूटन। 50 रूट 3 न्यूटन इज अगेन ए वेरी रॉन्ग आंसर। होल्ड ऑन, चलो देखते हैं। हमें अभी F का वैल्यू पता करना है और वेट दिया हुआ है 10 kg है तो 100 न्यूटन होगा, और ये रिएक्शन फोर्स का नाम R रख देते हैं, और ये 60 है तो ये 30 डिग्री कर रहा होगा। क्या यहाँ तक मैं सही किया? क्या यहाँ तक का फ्री बॉडी डायग्राम सही है? यस सर। ये पॉइंट डायग्राम करना है तो पॉइंट डायग्राम में अब मुझे R दिखाना है, दिखाया R, F दिखाना है, दिखाया F, वेट दिखाना है, दिखाया वेट, सब कुछ दिखा दिया। ये 100 न्यूटन है, ये R है, और ये F है। F पूछा है और हमें एंगल भी मालूम है, ये एंगल कितना है? 20 डिग्री। 120 डिग्री। और ये एंगल कितना है? 150 डिग्री, और ये 90। सर 200 root 3 by 3। देखो, दो गलत आंसर माइनस माइनस मिलके प्लस नहीं हो जाते हैं, ठीक है? रुको, तो इस बीच में तुम गलत भी बताओगे और मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी मिस कर जाओगे। पता चला गलतियों के साथ ही घर बसाओगे, छोटे छोटे गलतियां बनाओगे, है ना? सीख लो सीख लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बाय लैमिस थ्योरम। चलिए यहाँ तक की काम बन गया हमारा, हम लिखेंगे बाय लैमिस थ्योरम।
लेमी महाराज ने क्या बोले? बोले कि अगर ऐसा हाल है, लिखो भाई क्या, R बाई साइन 90 इज इक्वल टू F बाई साइन कितना होगा? कोई बोल क्यों नहीं रहा यार, सब मेरे से देख रहे हैं। कितना होगा? व्हाई नॉट एवरीवन इज टेलिंग F बाई साइन 120। सब बोलोगे तब ना मुझे समझ में आएगा, इसलिए तो आप में से काफी लोग नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट टेलिंग, नॉट गेटिंग इन्वॉल्व। F बाई साइन 120 इज इक्वल टू 100 बाई साइन 150। बढ़िया बढ़िया। साइन 120 होता है √3/2, साइन 150 होता है 1/2। बार बार नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे मिलेगा इट इज इक्वल टू 100 √3 न्यूटन। और R का वैल्यू क्या मिलेगा? 200 न्यूटन, क्योंकि ये 1/2 है तो 2 पर जाएगा, 200 हो जाएगा। इतना चीज का तो मैं स्किप कर सकता हूँ, आप लोगों को कैलकुलेशन आता है, समझ में आया? यस सर। और थोड़ा क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। देखो तो 3 फोर्स मिलके बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखें। क्रॉस चेक योरसेल्फ। रश्मि, क्रॉस चेक करने के लिए तीनों फोर्स एक जगह में आ रहे हैं, सही निकला गलत निकला कैसे पता चलेगा? ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट R। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? ये निकल गया 100 √3, ये है 100। आपको मालूम है कि अगर ये x √3 है और ये x है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इसका स्क्वायर होल ओवर इज 2x। कहने का मतलब है इन दोनों का रिजल्टेंट है 200, तो आज 200 निकला क्या? निकला, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। यस सर। समझ में आ रहा क्या? मैं क्यों ये बताया? क्योंकि कभी कभार आपको ये दिया रहेगा, पूछेगा व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रहा? जैसे हम चेंजिंग द केस, यहां पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पे मैंने एक फोर्स लगाया, कितना? 20 √3 का, और पता चला कि यहां पर इसका मास कितना है? 2 kg। और पूछा है कि बताओ फाइंड रिएक्शन फोर्स of inclined plane. Yes, that is what I wanted to know. The reaction force of inclined plane. सर एंगल तो दिए नहीं है, फिर भी लड़का कर दिया, कैसे कर दिया? अरे लड़का मेरा जान पहचान है, बताता हूँ उसको अकेले। फ्री बॉडी डायग्राम देखो इसका, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, एंगल वगैरह दिया नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि मैं यहाँ पे फोर्स लगाया हूँ 20 √3 न्यूटन का, और इसका वेट है 20 न्यूटन, और एक रिएक्शन फोर्स है। पूछा है रिएक्शन फोर्स क्या है, एंगल ही दिया नहीं है, फिर तो आपका कन्वेंशनल तरीके से फंस जाओगे। लेकिन आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि ये जो 3 फोर्स किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, उनको अगर पॉइंट डायग्राम करते हैं तो R होगा कुछ ऐसे, F होगा कुछ ऐसे, और ये होगा ऐसे। यस सर। होगा कि नहीं होगा? अब R must be equal to and opposite to the resultant of this and this। यस सर। तो ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? R is the resultant of this and this। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। 20 √3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर होल ओवर 40 न्यूटन। R is 40 न्यूटन। खत्म। एंगल की जरूरत है क्या? नहीं चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये इसीलिए बोल रहा हूँ, हर चीज को सुनो तो बीच बीच में कुछ मसालेदार चीज आपसे ना निकल जाए। तो आप क्या कहोगे? R is equal to 8 इक्विलिब्रियम। सीधे सीधे स्मार्ट लोगों का मेथड, R is 20 का स्क्वायर 20 √3 का स्क्वायर होल ओवर इज 40 न्यूटन। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस सर। खत्म नहीं हुआ, ये लेमिस थ्योरम से हम लोग कर रहे थे। लेमिस थ्योरम का अपना लिमिटेशन था, 3 फोर्स आ रहे होंगे, वो भी कंकरेंट होंगे, तो अगर 3 की जगह 4 फोर्स आ गया तो 4 फोर्स भी तो आ सकते किसी बॉडी के ऊपर। यस सर। और वो कंकरेंट भी नहीं है तो पैरेलल हो गए, तो लामी महाराज बोलेंगे आई सरेंडर। तो हम करेंगे क्या? हमें तब भी इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है। नाउ विल गो फॉर द अदर मेथड टू सी।
जिसमें 3 से ज्यादा फोर्स होने से भी हम लोग कर सकते हैं। क्या लेमिस थ्योरम सबको बढ़िया से समझ में आया? यस सर। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द हेडिंग इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन से कंडीशन में कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा? पहला चीज है कि हमें मालूम है कि एट इक्विलिब्रियम, कभी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है हम कहते हैं कब? व्हेन द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। एक्सीलरेशन 0 हुआ तो हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। नहीं, एक्सीलरेशन कब 0 होता है? व्हेन द नेट फोर्स इज 0। दैट मींस द नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स 0 होगा तो हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन शायद आपको याद होगा हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालते थे। कोई बॉडी के ऊपर अगर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, F1, F2, F3, नेट फोर्स निकालना है तो F1 को लिखते थे F1x I कैप, F1y j कैप। सिमिलरली F2 को लिखते थे F2x I कैप, F2y j कैप, है ना? ऐसे कहते थे, सबको जोड़ देते थे। जोड़ते थे तो क्या मिलता था? सिग्मा fx I कैप प्लस सिग्मा fy j कैप। सिग्मा मतलब समेशन। जो नेट फोर्स होता था क्या होता था? सबका x कंपोनेंट को जोड़ो I कैप, सबका y कंपोनेंट को जोड़ो j कैप। ये हो गया नेट फोर्स। ये नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। अब ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता क्या है? इट इज सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर होल रूट ओवर इज इक्वल टू 0। रूट ओवर निकाल दो तब भी होगा 0। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा देखो, स्क्वायर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। कोई एक रियल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्वांटिटी हो या पॉजिटिव क्वांटिटी, -2 हो या +3 हो, दोनों का स्क्वायर तो पॉजिटिव है। मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। दो ठो पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़े और बना 0, मतलब दोनों इंडिविजुअली 0 है। फिर दो पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ने से 0 होता है। तेरे पैसा मेरे पैसा दोनों इसके जोड़ने के बाद मिला 0, मतलब तेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है? 0 ही तो है। नहीं क्या मेरे पास तो कुछ होगा, तेरे पास माइनस उधारी होगा? ऐसा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ठीक है। तो ये बात हुआ कि अगर हम कहें ये क्वांटिटी 0 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा fx इज 0 एंड सिग्मा fy इज 0। हम लोग ऐसे केस किए when three forces of equal magnitude acting on the same body so that the angle between any two forces is 120 degree, resultant 0 होता था। ऐसे और भी केसेस थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा fx इज 0, सिग्मा fy इज 0। ये हुआ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पिरामिडल कंडीशन को आप याद रखना, भूलना मत। इसमें और एक कंडीशन है टू इनकॉर्पोरेट दी रोटेटरी इक्विलिब्रियम, जिसको मैं अभी नहीं बताया कि रोटेशनल एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं होगा इसके लिए। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आया। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0। मतलब कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं सारे का x कंपोनेंट निकाल के जोड़ दोगे तो क्या होगा? 0। सारे का y कंपोनेंट निकाल के जोड़ दोगे तो क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है ना? y कंपोनेंट निकाल के जोड़ दोगे तो 0 होगा, x कंपोनेंट निकाल के जोड़ दोगे तो 0 होगा। समझ में आया? अच्छा, सबका x कंपोनेंट निकाल के जोड़ देंगे तो 0 होगा। को थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। सबका x कंपोनेंट को निकाल के जोड़ देंगे तो 0 होगा, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जितना कंपोनेंट होगा नेगेटिव x डायरेक्शन में उतनी ही कंपोनेंट होगा, है कि नहीं? यस सर। सबका y कंपोनेंट जोड़ने से 0 होगा का मतलब हुआ ऊपर की तरफ जितना फोर्स होगा नीचे की तरफ उतना ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा ये आपको बढ़िया से समझ में आ जाए इसलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा एक क्वेश्चन पे जाते हैं जो हम लोग कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन में हम सारे चीजों का आंसर भी निकाल दिए थे। एक था 100 न्यूटन, दूसरा था 50√3। चलिए ये भी हम कर चुके हैं। तो थोड़ा यही डायग्राम को लेके चलते हैं।
ये तीनों डायग्राम। अब हम सेम क्वेश्चन को करना चाहते हैं लेकिन लेमिस थ्योरम को यूज नहीं करेंगे और देखेंगे कैसे हो रहा है। ओके, चलिए अब मुझे निकालना है रिएक्शन फोर्सेस एट ए एंड बी, और मैं यहां तक आ चुका हूं, यहां तक मैं आ चुका हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये सारा फोर्सेस को पहले मिटाता हूं। गुरु 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 गुरु, ये हम पॉइंट डायग्राम बना चुके हैं। अब ये दोनों स्टेप से ये आया, ये आपको समझ में आता है। चलिए मैं लेता हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है ऐसा, और चलो मानते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लिया गया, ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस कुछ ऐसा, देख लो भैया, कंपोनेंट की रिगरस यूज पड़ेगा अभी। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने चुन लिया, वी हैव टेकन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ले आओ इधर। चले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके यहाँ पे कर दिया, ऊपर दिख नहीं रहा था मेरे को, आपको दिख रहा हो? हाँ 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 हाँ। अब मैं क्या किया, ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस। किसके बाद? आफ्टर ड्राइंग द पॉइंट डायग्राम। पॉइंट डायग्राम ड्रॉ करने की बाद की बात है। अब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा चुके हैं, ये थोड़ा घुमा के रखो तो सुंदर दिखेगा। चल बेटा घूम जाओ, यस। अब एट इक्विलिब्रियम हमें क्या पता करना था? आर एंड आर बी। एट इक्विलिब्रियम आपको हो गए सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब सारे फोर्सेस का वाई कंपोनेंट को जोड़ोगे तो 0 होगा। अच्छा बताओ, ये तीन फोर्स में से ध्यान से देखना, फिर से तीन फोर्स में से कौन कौन सा फोर्स का वाई कंपोनेंट है? क्या आरबी का वाई कंपोनेंट है? हाँ है, ऊपर की तरफ है। क्या ये वेट का वाई कंपोनेंट है? हाँ है, नीचे की तरफ है। क्या आर ए का वाई कंपोनेंट है? कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है, तो आर ए का कोई वाई कंपोनेंट नहीं है। अच्छा, और क्या है, ये जो एंगल था, आप जानते हो कि ये जो एंगल था ये 30 डिग्री था। दिस एंगल वाज 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री था। और क्या एंगल चाहिए? बस और कुछ नहीं चाहिए, हो गया। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी हुआ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्या बताओगे यहाँ पे अपवर्ड फोर्स क्या है? आर ए का तो अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी नहीं है, 50 तो डाउनवर्ड है। आरबी का अपवर्ड कंपोनेंट है, आरबी का अपवर्ड फोर्स कितना होगा? आरबी कॉस, ये क्या एंगल कर रहा है वही एक्सिस के साथ 60, तो ये हो गया आरबी का अपवर्ड कंपोनेंट। आया समझ में? दैट मस्ट बी इक्वल। और कोई अपवर्ड है क्या? और नहीं, एक ही तो था। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? वाई एक्सिस में अलोंग डाउनवर्ड 50 है, ये तो सीधे नीचे की तरफ है। समझ में आया क्या? तो आरबी कितना हो गया? cos 60 होता है 1/2, तो आरबी हो गया 100 न्यूटन। सो दिस इज अनदर अप्रोच। वहां पर भी तो हम लोग आरबी का वैल्यू 100 न्यूटन निकाले थे। कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब हम जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स भी तो 0 होता है। एट इक्विलिब्रियम, यू नो, सिग्मा एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0। रुको बेटा एक मिनट, सिग्मा एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0 क्या मतलब है? सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट को जोड़ोगे 0 होगा। मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स होगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स अपना कंपोनेंट रखते हैं? क्या 50 न्यूटन कंपोनेंट रखता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में? नहीं, ये परपेंडिकुलर है ना, 0 हो जाएगा। क्या आर ए रखता है? हाँ रखता है। आरबी कौन डायरेक्शन में रखता है कंपोनेंट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू उधर का फोर्स। उधर को क्या है? आर ए। आर ए का कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पूरा का पूरा आर ए है, आर ए cos 0। आरबी का कंपोनेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, कितना हो जाएगा? आरबी cos, क्या एंगल कर रहा है? 30 डिग्री। cos 30 होता है √3/2 और आरबी का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, तो आंसर बन गया 50 √3 न्यूटन।
क्या ये तरीका भी समझ में आया? यस। इतना जल्दी यस मत बोलो यार, यही बड़ा तकलीफमंद होता है आगे चल के। अब मैं जितने सारा क्वेश्चन करवाया अभी तक, वो सारा क्वेश्चन को आपको दोबारा करना है। कैसे? यूजिंग सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। लेमिस थ्योरम में हम लोग कर चुके हैं। वो सारा क्वेश्चन को आपको दोबारा करना है और देखना है कि आपका आंसर मैच कर रहा है। समझ में आया? तो हम रह गए थे थ्योरी पे, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ है अभी। क्या थ्योरी था? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जितने फोर्सेस आ रहे हैं, सारे का एक्स कंपोनेंट का सम 0 है और वाई कंपोनेंट का सम भी 0 है। कोर्स को आगे बढ़ाया जाए। बस ये चीज समझाने के लिए मैं क्वेश्चन किया और आपको होमवर्क है कि जितने क्वेश्चन हम लोग अभी लेमिस थ्योरम से किए, सारे को आप इस तरीके से करो और आंसर तो आपके पास है ही है। आप चेक करके देख लोगे कि आ रहा है। ठीक है। अब थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि अगर बात कुछ ऐसा हुआ, ये था केस कौन सा? ये था ये वाला केस, केस नंबर 2। अगर बात ऐसे हुआ कि कोई बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस आ रहे हैं, वो सारा फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट को तो जोड़े 0 हुआ, लेकिन वाई कंपोनेंट को जोड़ने से 0 नहीं हुआ, तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं रहेगा। दोनों सेटिस्फाई करेंगे तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। सिग्मा एफ एक्स 0 हो गया लेकिन सिग्मा एफ वाई 0 नहीं हुआ, तो बॉडी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे सोचो क्या है ये पार्शियल इक्विलिब्रियम? पार्शियल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इफ एनी ऑफ सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई इज नॉट 0, एनी वन ऑफ सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई, इन दोनों में से कोई एनी वन ऑफ sigma fx or sigma fy is not 0, the body is said to be in partial equilibrium। partial equilibrium मतलब sigma fx अगर 0 है, इसका मतलब the body will not move along x axis। sigma fy 0 है, the body will not move along y axis। अगर सिग्मा एफ एक्स तो 0 है, सिग्मा एफ वाई 0 नहीं है, तो बॉडी एक्स एक्सिस में मूव नहीं करेगा लेकिन वाई एक्सिस में मूव करेगा। अगर सिग्मा एफ वाई 0 है, सिग्मा एफ एक्स 0 नहीं है, तो वाई एक्सिस में तो बॉडी मूव नहीं करेगा लेकिन एक्स एक्सिस में मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता क्या है, ये समझना जरूरी। तो हम कहेंगे इफ point number 3, sigma fx is equal to 0 but sigma fy is not 0, then body moves along y axis only and vice versa, ये बॉडी वाई एक्सिस में सिर्फ मूव करेगा। थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब समझने की कोशिश करना। सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक को यहाँ पर छोड़ दिया गया तो फिसल के आने लगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है नहीं क्योंकि उसका एक्सीलरेशन है। क्या आपको मालूम है ये एंगल जब थीटा होता था एक्सीलरेशन क्या होता था? बता चुके हैं, जी साइन थीटा होता था। भूल गए? तो भूल जाओगे तो कैसे होगा? वैसे भूल जाना टीचर्स के लिए अच्छा है, तुम लोग भूल जाओगे, दोबारा पढ़ने के लिए आओगे, फिर से फीस दोगे नहीं। हाँ जी करेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये फिसलते हुए आ रहा है, मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो सोचो और बताओ। सपोज आई चूज ऐसा करके मेरा एक्स एक्सिस और ऐसा करके मेरा वाई एक्सिस। आई चूज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइक दिस। क्या बता सकते हो इन दिस केस व्हाट इज 0, व्हाट इज नॉट 0? बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। सिग्मा fx 0 है कि नहीं है? क्योंकि इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन क्या
ये डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, नहीं कर सकता। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन मिल जाता है, इधर का फोर्स इक्वल टू इधर का फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपना एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे दिया था। अगर सेम केस को मैं रिपीट करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा केस बदल देता हूं, आई वॉन्ट टू रिपीट द सेम केस, बट मैं अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ दूसरे तरीके से लेना चाहता हूं। ये था पहला केस जिसमें मैं अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लिया था। अब मैं लेना चाहता हूं अपना कन्वेंशनल एक्स एक्सिस एंड कन्वेंशनल वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बॉडी तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या कहोगे आप? यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स 0 है कि नहीं है, सिग्मा एफ वाई 0 है कि नहीं है? दोनों नहीं है, क्योंकि अभी नीचे भी आ रहा है और इधर को भी आ रहा है। तो कैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चुनेंगे, वो हमारे ऊपर है। ऐसा चुन लिया तो आसान हो गया, एक चीज तो 0 निकल गया। तो सुइटेबली आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चुनने की बात होता है। अगर कोई कन्वेंशनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेता है तो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, दोनों इक्वेशन किसी काम के नहीं है। यहाँ पर एक 0 होने से भी दूसरा वाला इक्वेशन हमारे काम में आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल। सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक थ्रेड लगा है, यहाँ पर कोई एक स्पीयर लगा है। ध्यान से देखना भैया, ये एक स्पीयर लगा है, ये स्पीयर अब कुछ ऐसा झूल रहा है। क्या एंगल में झूल रहा है? ये मान लो कि 30 डिग्री एंगल, 30 बहुत ज्यादा दिख रहा है, बड़ा कर देते हैं, 60 डिग्री एंगल में घूम रहा है और इसका मास है m। अब जब इसको यहां से हम छोड़ देंगे, रहेगा तो नहीं, ये फिसल के आ जाएगा, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, है कि नहीं? ये ऑसिलेट करने लगेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा है ये बॉल अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये कंटिन्यूअसली डांस कर रहा है, फिर भी व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड व्हेन द बॉल इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन? क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड टेंशन इन थ्रेड when ball is at extreme position। बॉल जब एक्सट्रीम पोजीशन में था, थ्रेड में तो कुछ टेंशन होगा। मान लो 50 केजी का बॉल पतला सा थ्रेड लगा दो, टूट जाएगा, मतलब खींचता है, कितने जोर से खींचता है, टेंशन फोर्स निकालना है। mg sin थीटा sin 30। चलो सोचते हैं, someone says it is mg sin 30। चलिए सोचते हैं, यहाँ पे ये जो बॉल है, क्या ये बॉल अभी इक्विलिब्रियम में है? नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता तो एक्सीलरेशन 0 होता। ये तो मूव कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ पर होते हुए उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब दरवाजा एक्सीलरेशन। ठीक है, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि ये जो बॉल है, ये बॉल क्या ऐसा एक्सिस लेता हूं मैं अपना एक्स एक्सिस में, आई टेक माई एक्स एक्सिस लाइक दिस एंड आई टेक माई वाई एक्सिस लाइक दिस अलोंग द थ्रेड। कोई एतराज नहीं है। आई कैन टेक दिस एज माई एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये मेरा कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले सकते हो। दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर ऑल चिल्ड्रन। जो लोग कुछ पढ़ लिखना चाहते हैं, पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए, जो +2 पास करना चाहते हैं वो ऐसे ही हो जाएंगे, उनको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देख लो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब बताओ, ये बॉल अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये समझ में आ गया, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है? एट एक्सट्रीम पोजीशन the ball is not in equilibrium. Ball is not in equilibrium because what is not 0? Sigma fx is not 0 और sigma fy is not 0. sigma fx ये ऐसे आ रहा है ना, ये इधर को आ जाएगा, अभी मूव करके आ जाएगा। sigma fx is not 0, but क्या ये बॉल इधर मोशन कर सकता है वाई एक्सिस में? नहीं।
सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये बॉल इधर को नहीं जा सकता, द बॉल कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, द बॉल कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, ध्यान रहे, बॉल कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। तो पक्का सिग्मा एफ वाई इज 0, क्योंकि उस डायरेक्शन में बॉल नहीं जा सकता। मतलब इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स, बट व्हाट आर द फोर्सेस? इसके ऊपर तो दो ही फोर्स है, एक फोर्स है उसका वेट, दूसरा फोर्स है द टेंशन। और दो फोर्स इक्वल है कि नहीं मालूम नहीं है, ऑपोजिट तो दिख नहीं रहे, तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम रहने से गया, रह नहीं सकता। टू फोर्सेस होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तभी रेस्ट में रहेगा, ये तो ऑपोजिट ही नहीं दिख रहे, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, फिर भी हम टेंशन निकालना चाहते हैं, और हमें समझ में आ गया कि if I choose my x axis like this and y axis like this, body is not in equilibrium because sigma fx is not 0 but sigma fy is equal to 0। मतलब इधर का फोर्स must be equal to इधर का फोर्स। इधर को क्या फोर्स है, ऊपर की तरफ क्या फोर्स है, T, टेंशन इन द थ्रेड, और इधर को क्या फोर्स है, mg का कंपोनेंट। ये 60 है तो ये एंगल कितना है भैया, 60 डिग्री। mg का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos 60 एंड हियर इज द आंसर। उसने बोला mg sin 30, दैट इज आल्सो करेक्ट, cos 60 इज सेम एज sin 30। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। ये क्वेश्चन अक्सर दोगे ना बच्चों को, वो तुरंत बोल देंगे, यू ट्राई इट विथ योर फ्रेंड्स, दे विल से t इज इक्वल टू mg बाय cos 60, वैसे बोल देंगे। क्यों, क्या कर देंगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स कर देंगे। अरे इधर का ऊपर का फोर्स इधर का नीचे का फोर्स बराबर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। क्या अगर इस केस में मैं ऐसा लेता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या सिग्मा एफ एक्स 0 होगा? बताओ, अगर मैं ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेता हूं, सिग्मा एफ एक्स 0 होगा? नहीं, वो तो इधर आ रहा है। सिग्मा एफ वाई 0 होगा? नहीं, नीचे भी तो आ रहा है। नहीं, तो सिग्मा एफ एक्स ऐसे कैसे ले रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन निकल रहा है। वन हैज टू सुटेबली अंडरस्टैंड हाउ द एक्सिस आर टू बी चूजन। अगर ऐसा ले लिया एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, सिग्मा एफ एक्स भी 0 है, सिग्मा एफ वाई भी 0 है, हाथ में कुछ नहीं लगेगा, घर जाओ। लेकिन सुटेबली अगर ऐसा ले लिया एक्स एक्सिस, क्योंकि इधर आ रहा था, ऐसा ले लिया वाई एक्सिस, तो सिग्मा एफ एक्स तो 0 नहीं है, पर सिग्मा एफ एक्स एफ वाई तो 0 है, और वहां से हमें टी का वैल्यू भी मिल गया। ये हो गया पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। समझ में आया? ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी बता देने से मुझे नीट वालों को क्लास में रगड़ना है, ठीक है ना, इसीलिए तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना चाहिए हमारे इंटीग्रेटेड कोर्स में वो थ्योरी को पूरा कवर कर दिया जाए, लेकिन ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको आज की क्लास में जितना पढ़ाया गया उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स आएगा, लेम्बिस थ्योरम में जो क्वेश्चन को सॉल्व किए वही किस्म की क्वेश्चंस, एंड विथ सम ये क्या जो सिग्मा एफ एक्स 0 सिग्मा एफ वाई 0 करके पार्शियल इक्विलिब्रियम में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। समझ में आया क्या? बढ़िया से प्रैक्टिस करके आओ। अक्सर क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इनका जानना बहुत जरूरी होता है। बट समहाउ और अदर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इवन व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन, हाउ टू नो द फोर्सेस। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस निकालना हमें आता है, बॉडी अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो कैसे निकालेंगे। कभी कभार ऐसे होता है कि नहीं, कोई बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है फिर भी बॉडी मूव कर रहा है, कभी देखे हो? आप कहोगे भूत है, अरे नहीं। मान लो आप बस में जा रहे हो, बस में कोई पैकेट रखा हुआ है सामने आपकी थोड़ी दूर पे, और बॉस ने एक्सीलरेट किया, वो पैकेट फिसलते हुए आपकी तरफ आया, आएगा नहीं आया? या फिर रात में सोए उठे देखे तो चप्पल पाँव के नीचे नहीं है, फिसल के किसी दूसरे सीट के पास चला गया, लिया कौन? कोई लिया नहीं, ऑटोमेटिकली आता जाता रहा। तो बस में भूत होता है, ये समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इवन व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट 0, then also we must be able to know the different forces acting, that is called dynamic equilibrium analysis, है कि नहीं? कोई छोटे बच्चे को देखोगे बस में बैठा था, बोले अरे पैकेट कैसे खुद ही खुद आ रहा है, सरप्राइज होगा कि नहीं? जब कोई बॉस ब्रेक लगाएगा तो पैकेट कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा कि आपसे दूर भाग जाएगा? दूर भाग जाएगा, और आपके सामने है तो भाग जाएगा दूर आपसे, है कि नहीं? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। उसकी एनालिसिस को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस। बुक में दो टर्म्स रेगुलरली यूज करते हैं,
क्या कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज नहीं करता हूँ। वो वर्मा जी बोल दिया, बाकी सारे बुक उसको चपेट के घूम रहे हैं। वो इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम का कोई जरूरत ही नहीं जानने का। मतलब ये है क्योंकि एक्सीलरेटेड मतलब रिलेटिव मोशन है, ऑब्जर्वर इज इन एक्सीलरेशन और ऑब्जर्वर इज नॉट इन एक्सीलरेशन, अकॉर्डिंगली इसको इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। समझ में आ रहा? तो जानने की जरूरत नहीं। बट आज की क्लास में जो पढ़ा है वो फंडामेंटल से हड्डियां हैं आपके शरीर के, आपके मैकेनिक्स के, हर जगह जरूरत पड़ेगा लेकिन कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगले क्लास जो पढ़ाने वाले हैं जरूरत भी पड़ेगा और दिखाई भी देगा क्वेश्चंस में हर जगह। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये सब फंडामेंटल काम में लगेंगे। चाहे वो वर्क एनर्जी पावर हो, फ्रिक्शन चैप्टर हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, कोई भी चैप्टर हो, वेव मोशन हो, कोई भी चैप्टर में ये सारा जो आज की थ्योरी बताया काम में लगेगा। इसलिए मैं बोला था ये क्लासेस को मिस मत करना। अगले क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि डायरेक्टली जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आया? चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।